हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल कल्याणी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017। 31 अगस्त 2017 को हुआ था ये 9 बजे की शिफ्ट में। इसमें हम सारे के सारे जीके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला प्रश्न है, ऑन विच बुक इज द मूवी काय पोचे बेस्ड? फिल्म काय पोचे किस पुस्तक पर आधारित है? तो ये जो पुस्तक है ये है थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, और ये जो किताब है ये लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा, और ये उनकी तीसरी किताब है जो कि मई 2008 में प्रकाशित हुई थी। इसमें 3 मित्रों की कहानी है जो कि अहमदाबाद में रहते थे, और ये तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है चेतन भगत की। अगला प्रश्न है, Which city has Bina Refinery, also known as Bharat Oman Oil Refinery, a joint venture between Oman Oil Corporation and Bharat Petroleum Corp? तो कौन सा ऐसा शहर है बीना कौन से शहर में बीना रिफाइनरी है जिसमें भारत ओमान तेल रिफाइनरी भी कहा जाता है, जो ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्प के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो ये सागर में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेब्लिश्ड द पंचायती राज इन इंडिया? किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज की स्थापना की थी? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था जिससे पंचायती राज व्यवस्था की भारत में स्थापना हुई थी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से एक नया भाग 9 सम्मिलित किया गया था संविधान में, और द पंचायत नाम से उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान में सम्मिलित किया है। इस कानून ने संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची भी जोड़ी है, और इसमें पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु हैं। अगला प्रश्न है, हिंडोला महल एंड जहाज महल आर बोथ लोकेटेड इन? हिंडोला महल और जहाज महल दोनों कहाँ अवस्थित हैं? तो ये मांडू में है। मांडू सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। मालवा का सौंदर्य स्थल मांडू को सादियाबाद अर्थात हर्षनगर के नाम से भी जाना जाता है, या तो इसको शादियाबाद भी बोलते हैं, हर्षनगर भी बोलते हैं। और मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू का प्राचीन नाम मंडप दुर्ग या मांडवगढ़ हुआ करता था। बाज बहादुर ने यहाँ जहाज महल हिंडोला महल का निर्माण करवाया। दर्शनीय स्थल जो है यहाँ पर मांडू का परकोटा, जिसमें 12 दरवाजे हैं, जो रामपोल, तारापुर दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, जहाज महल, हिंडोला महल और शहंशाह का मकबरा, जामा मस्जिद, असरफी महल, रेवा कुंड, रूपमती मंडप, नीलकंठ महल, हाथी महल और लोहानी गुफाएं यहाँ की प्रसिद्ध धरोहर स्थल हैं। अगला प्रश्न है, अशोक बिलोंग टू? अशोक निम्न में से किससे संबंधित था? तो वो मौर्य वंश से संबंधित था, और उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अशोक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पूरा नाम है राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। अशोक नाम प्रियदर्शी मिलता है इसका नाम, जो कि मध्य प्रदेश के गुर्जर अभिलेख में मिलता है, दतिया में अवस्थित है ये। और इसका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्मभूमि पाटलिपुत्र रही है। 232 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु पटना में हुई। इसके पिता का नाम बिंदुसार, माता सुभद्रांगी था। ठीक है। और इसकी पत्नियां देवी, जो कि महादेवी शाक्य कुमारी थी, ये विदिशा की एक व्यापारी की कन्या थी, और कारुआ की, उसके अलावा संघमित्रा, पद्मावती और तिसरक्षा। इनके जो संतानें थी वो पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा, पुत्री चारुमती कारुबाकी से, और पुत्र तीवर पद्मावती से, पुत्र कुणाल, और भी कई पुत्रों का उल्लेख है। और उनकी उपाधि देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है। राज्याभिषेक 272 ईसा पूर्व में। धार्मिक मान्यता ऐसी कि हिंदू धर्म पहले अपनाया हुआ था, उसके बाद कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, और राज्य विस्तार किया है, धर्म प्रचारक रहे हैं बौद्ध धर्म के। सम्राट बनने के बाद एक ही युद्ध लड़ा, कलिंग युद्ध, उसमें भी उसके बाद हृदय परिवर्तन हुआ। इसके अलावा कई सारे स्तूप और मठों की स्थापना कराई है। मध्य प्रदेश का सांची स्तूप इनका प्रमुख स्तूप माना जाता है यहाँ। अगला प्रश्न है, करेरा सेंचुरी इज स्टेब्लिश्ड इन द ईयर? करेरा अभ्यारण्य इस साल में स्थापित हुआ था, तो 1981 में हुआ था। करेरा पक्षी अभ्यारण्य जो है, करेरा अभ्यारण्य कांटेदार खुले वनों में विशाल आकार के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं, और साथ ही मनमोहक ब्लैक बग भी यहाँ पाए जाते हैं।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अवस्थित है। और करेरा पक्षी अभयारण्य में ऐसे अनेक जलीय पक्षी भी हैं जो नदी पर तैरते हुए पाए जाते हैं, जैसे अग्रे और स्पॉनबिल्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाउ मैनी हाई कोर्ट्स ऑपरेट इन द कंट्री? देश में कितने उच्च न्यायालय संचालित हैं? तो एक पुराना डाटा है, यहाँ 24 संख्या दी गई है, जबकि वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2014 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। तो कौन सा अनुच्छेद है? 214। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय भी हो सकता है, और ऐसा कई राज्यों में है भी। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां न्यायालय स्थापित किया गया है, जो कि 1 जनवरी 2019 को स्थापित हुआ है। इस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के एक समूह होता है। अगला प्रश्न है, द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड एवरी, मतलब जो वित्त आयोग है हर इतने वर्षों में नियुक्त किया जाता है। तो हर 5 वर्ष के अंतराल में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 15वें वित्त आयोग के बारे में मुख्य तथ्य क्या है, देख लेते हैं। गठन हुआ था इसका 27 नवंबर 2017 को। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे नंद किशोर सिंह, इनको NK सिंह कहते हैं। और 15वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं अशोक लाहिड़ी, अजय नारायण झा, अनूप सिंह। सचिव है श्री अरविंद मेहता। मूल विभाग जो है इनका आर्थिक मामलों का विभाग है, और वित्त मंत्रालय भी इसी के अंतर्गत आता है। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। अवधि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में। जो अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है वो 21-26 तक अपनी सेवाएं देगा। और वार्षिक रिपोर्ट जो इसकी प्रस्तुत हुई है वो 2021 में हुई है। वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र और राज्य के मध्य जो कर की हिस्सेदारी है उसके बारे में अपने सुझाव देता है। 15वें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक होनी थी, लेकिन 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण रिपोर्ट जो है वो 2021 बनाई गई। इसकी सिफारिशें 1 फरवरी 2020 को संसद के पटल पर रखा गया। 14वें वित्त आयोग की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर YV रेड्डी ने की थी, जिन्होंने केंद्र के करों में राज्यों को 42% हिस्सेदारी देने की अनुशंसा की थी। यानी कि जो 15वां वित्त आयोग है वो 1 साल डिले हो गया है। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अचीव 100% प्राइमरी एजुकेशन इज। 100% प्राथमिक साक्षरता प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो है केरला। और इसके बारे में अन्य तथ्य जान लेते हैं। यूनेस्को के मानकों के मुताबिक केरल अप्रैल 2091 को ही पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो चुका था। यूनेस्को के नियम के मुताबिक अगर किसी देश या राज्य की 90% जनसंख्या साक्षर है तो उसे पूर्णतः साक्षर मान लिया जाता है। तो ये याद रखने योग्य प्रश्न है कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या पर किसी भी राज्य को पूर्ण साक्षर माना जाता है, तो वो 90%। इसके अलावा साक्षरता, भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.0। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.1%। महिला साक्षरता है 65.5। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो केरल है 93.9% के साथ। उसके बाद मिजोरम 91.6%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य हैं लक्षद्वीप 96.1, केरल 96.0, फिर मिजोरम 93.7। इसके बाद सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले केरल 92.0 और मिजोरम 89.4%। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं? फिर बिहार 63.8%, अरुणाचल प्रदेश 67% और राजस्थान 67.1%। उसके बाद झारखंड। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य जो है वो है बिहार 73.4%, फिर अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य राजस्थान 52.7% के साथ। उसके बाद बिहार और फिर झारखंड। यहाँ राजस्थान आ जाता है बिहार से नीचे। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है सरचिप मिजोरम में है, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है वो अलीराजपुर मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, द टर्म चाइना मैन इज एसोसिएटेड विद। शब्द चाइना मैन का संबंध किससे है? तो ये शब्द जो है इसका संबंध है क्रिकेट से। क्रिकेट से संबंधित अन्य शब्दावलियां हैं एशेज, रबर,
वेल्स, बैट, डेड बॉल, एक्स्ट्रा, फाइन लेग, विकेट, विकेट कीपर, स्क्वायर लेग, गली, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, बैट्समैन बॉलर, फाइन लेग, शॉर्ट लेग, स्लिप्स, कवर, एक्स्ट्रा कवर, थर्ड मैन, गुगली, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, चाइना मैन, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, फ्लाइट, इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग, बम्पर, बीमर, फुल टॉस, शॉर्ट पिच, वाइड, नो बॉल, over the wicket, round the wicket, Marion, wide ball, handle the ball, hit wicket, played on, run out, stumped out, bowled, catch, caught, flow on, throw, overthrow, pad, protection guard, helmet, pitch, crease, not out, seam, shooter. ये इंपॉर्टेंट है, अलग से हैं थोड़े से, सीम, शूटर्स, लॉग ओवर, अंपायर, इनिंग्स, ग्लव्स, कैप, बाउंड्री, ओवर बाउंड्री, फील्डर लैग, बिफोर विकेट, शॉर्ट रन आदि। इस तरह से कई सारी शब्दावलियां हैं, इनको ध्यान रखिए, हमेशा पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उस समय जब देवेंद्र फडणवीस हुआ करते थे और वर्तमान में जो है उद्धव ठाकरे हैं, जो कि 19वें मुख्यमंत्री बने हैं 28 नवंबर 2019 को। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण रहे हैं। अब तक 18 लोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। अगला प्रश्न है, हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो हर्षवर्धन है। इसके अलावा अभी जो मंत्रिमंडल है उसमें प्रधानमंत्री जो है परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन विभाग और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामले जो है वो संभाल रहे हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हैं अमित शाह, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, उर्वरक रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, कानून एवं न्याय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, जनजातीय मंत्रालय का प्रभार था अर्जुन मुंडा पर, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, रेल मंत्री पीयूष गोयल, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, और जल शक्ति मंत्री जो हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, एंटी लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस को मनाया जाता है, तो ये 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 1953 में कुष्ठ रोग को लेकर लोगों में जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से फ्रांसीसी मानवीय राउल फोलेरो ने पहली बार विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस की शुरुआत की थी, और कुष्ठ रोग को दूर करने तथा उनके रोगियों की बेहतर अवस्था के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विशेष प्रयास किए थे। इसलिए उनकी पुण्यतिथि और उन्हें श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से हमारे देश में 30 जनवरी को कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ये रोग हैंसन रोग के नाम से भी प्रचलित है। 2021 के विश्व कुष्ठ रोग दिवस की जो थीम थी या विषय था वो था बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं जो इस रोग से पीड़ित होते हैं, उनका जो मेंटली बैलेंस होता है वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है, समाज उनका बॉयकॉट करता है, सब उनसे अलग थलग हो जाते हैं, तो वो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। अगला प्रश्न है, काउ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश इज लोकेटेड एट। मध्य प्रदेश में गाय अभ्यारण्य निम्न स्थान पर स्थित है, तो ये है सलरिया आगर मालवा में स्थित है, और भारत का पहला गाय अभ्यारण्य है, कामधेनु गौ अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, आगर मालवा में अवस्थित है, और यहाँ 4000 गाय रह रही हैं अभी। 472 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना गौ संवर्धन बोर्ड ने 32 करोड़ रुपए की लागत से की थी। अगला प्रश्न है, इन इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड इन 2016। भारत की प्रथम समर्पित अंतरिक्ष वेधशाला है जिसका प्रक्षेपण 2016 में किया गया, तो ये थी एस्ट्रोसैट। 28 सितंबर 2015 को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से भारत में प्रथम बहुतरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट जो था उसका उपग्रह का PSLV C-30 ये उस यान का नाम था जिसे प्रक्षेपित किया गया।
यह सुदूरवर्ती खगोलीय पिंडों के अध्ययन को समर्पित देश का पहला उपग्रह है। 320 टन वजनी और 45 मीटर लंबे SLV-3 यान से 15 से 13 किलोग्राम एस्ट्रोसैट उपग्रह के साथ अन्य 6 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था, जिनमें अमेरिका के 4 और इंडोनेशिया और कनाडा का एक उपग्रह सम्मिलित था। अगला प्रश्न है, विच योजना intends to rid villages to filth and mud and create atmosphere of sanitation? किस योजना का उद्देश्य गांवों को गंदगी और कीचड़ से मुक्त करना और स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना? तो गांवों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती हैं उनका निराकरण करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पंच परमेश्वर योजना का गठन किया था। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पंच परमेश्वर योजना। पंच परमेश्वर योजना जो 2021 में इसमें और भी काम जोड़े गए हैं गांवों से संबंधित, वो है कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन की अवधि में अन्य राज्यों से लौटे जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार मुहैया कराना, जिसमें 6500 कार्य मनरेगा चल रहे हैं। और पंच परमेश्वर योजना में भी जल स्वच्छता के टिकाऊ कार्य किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय प्रवासी मजदूरों से ज्यादा काम मिले, इसके लिए जल संग्रह के काम, मेड़ बांधना, तालाब निर्माण करना, गहरीकरण करना, संपर्क ग्रामीण सड़क, खेत तालाब, गौशाला निर्माण, नदी पुनरुद्धार, वाटरशेड के काम बहुतायत में मिल रहे हैं। वर्तमान में जिले में केवल मनरेगा कार्यों से 72,000 मानव दिवस प्रतिदिन रोजगार सृजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, विच इंडियन वॉन द 2017 ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट? किस भारतीय ने 2017 में ऑस्ट्रेलियन सुपर श्रृंखला बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता जीती है? तो वो है किदम्बी श्रीकांत। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस इन 1903? क्योंकि यहाँ पर डेट गलत दी है इसलिए कैंसिल किया गया क्वेश्चन है। यहाँ स्वामी विवेकानंद ने जो संबोधन दिया था वो 1863 ईस्वी में 1893 में दिया था और ये शिकागो में दिया था। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे नरेंद्र नाथ आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुए थे। और विवेकानंद की जब भी बात होती है तो उनका अमेरिका का शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन जो 1893 में हुआ था उसकी चर्चा जरूर की जाती है, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध था। वहां से उन्होंने भारत की जो एक मजबूत छवि थी वो पूरी दुनिया के सामने पेश की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ बायोस्फीयर रिजर्व इज डिवाइडेड इनटू? जैव मंडल निचय निम्न इनमें विभाजित किया गया है। तो जैव मंडल निचय जो होता है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से पहला होता है अजैविक घटक, दूसरा होता है जैविक घटक और तीसरा होता है ऊर्जा घटक। अगला प्रश्न है, वर्टिकल गार्डनिंग ऑन मेट्रो पिलर्स एंड एक्सप्रेसवे पिलर्स हैज बीन अंडरटेकन इन बेंगलुरु, दिस विल हेल्प इन सर्विंग? बेंगलोर और के जो मेट्रो के स्तंभ हैं और एक्सप्रेस मार्गों के जो स्तंभ हैं उन पर ऊर्ध्वाधर बागवानी का कार्य स्टार्ट किया गया है। इससे किस चीज में मदद मिलेगी? तो इससे पहला तो है सिर्फ ऑक्सीजन उत्सर्जन में, सिर्फ हरी दृश्य भूमि, ये सिर्फ हवा के शुद्धिकरण में। तो तीनों ही कार्य करते हैं पेड़ पौधे, इसीलिए उपयुक्त सभी लगाना ही उचित रहा और यही सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक filled with water appears to be at the depth smaller than its actual depth. This is due to? एक वस्तु जल से भरी टंकी की तली में रखी है जो कि अपनी वास्तविक गहराई से कम गहराई पर रखी हुई दिखाई पड़ती है। ऐसा किस कारण होता है? तो ऐसा अपवर्तन या रिफ्रैक्शन के कारण होता है, क्योंकि प्रकाश की किरण जो है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब जो होता है उसे थोड़ा सा मुड़ने लगती है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब प्रवेश करती है तो अविलंब से थोड़ा दूर हो जाती है। यानी कि अगर हम रेयर से डेंसर में जाएंगे तो अविलंब की ओर मुड़ जाएंगे, और अगर हम डेंसर से रेयर में जाएंगे तो अविलंब से थोड़ा जो रेज है वो दूर हो जाएंगी। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसकी वजह से कोई भी वस्तु जो कि पानी के अंदर रखी है वो हमें उथली हुई ऊपर की ओर दिखाई देती है थोड़ा सा उसकी एक्चुअल गहराई से। अगला प्रश्न है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज? एक चालक से होकर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर निम्न कहलाती है, तो वो कहलाती है विद्युत धारा। विद्युत धारा की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि विद्युत आवेश की गति या प्रवाह में होने पर उसे विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मात्रात्मक रूप से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है और इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर।
1 कूलम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पीयर धारा कहेंगे। तो 1 एम्पीयर धारा कब होगी? जब 1 कूलम पर सेकंड किसी दर से प्रवाहित होगा आवेश तब, और आवेश के प्रवाह की जो दर होगी उसे हम विद्युत धारा कहेंगे, ऐसा ही मात्रक एम्पीयर रहेगा। अगला प्रश्न है बोथ पावर एंड मैनर आर प्रोवाइडेड बाय। निम्न में से किसके द्वारा पावर तथा खाद दोनों प्रदान किए जाते हैं? जैव गैस शक्ति संयंत्र, जल विद्युत शक्ति संयंत्र, ऊष्मीय शक्ति संयंत्र या नाभिकीय शक्ति संयंत्र। तो हमें खाद मिलेगी कहाँ से? जब हम जैव पदार्थों से गैस बना रहे होंगे उस समय, तभी हमें जैव पदार्थ जो शेष अवशेष होंगे वो खाद के रूप में काम करेंगे और जो गैस निकलेगी वो पावर के रूप में काम करेगी। इसका मुख्य घटक हाइड्रोकार्बन है जो ज्वलनशील होता है और इसे जलाने पर ताप और ऊर्जा मिलती है। बायोगैस का उत्पादन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है जिसके तहत कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में बदला जाता है। मीथेन गैस जो है बायोगैस का एक प्रमुख घटक होती है। अगला प्रश्न है which of the following statement is true with respect to all living organisms? सभी जीवित जीव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई भी जीवित जीव है तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होंगी। तो वे सिर्फ अवशेष उत्पाद निष्कासित करते हैं। हम सभी जो जीवित जीव हैं वो सभी अवशेष पदार्थों को स्त्रावण करते हैं। और इसके अलावा दूसरा है वे सिर्फ बढ़ते हैं और अपनी प्रजाति के अधिक सदस्यों का पुनरुत्पादन करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन का जो विशेषता है वो सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है। इसके अलावा तीसरा है सिर्फ भोजन की आवश्यकता होती है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे परिवर्तित कर देते हैं। और सभी जीव भोजन के लिए कार्य करते हैं और उस भोजन को ग्रहण करने के बाद वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उससे फिर वो साइकिल ऐसा चलता रहता है। ये हमारी जो सभी जीव प्राणी हैं उनमें तीनों ही विशेषताएं पाई जाती हैं, इसीलिए उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है लाइम्फ इज, लसिका है। लसिका क्या है? तो आरबीसी रहित रक्त जो होता है जिसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं पाए जाते हैं उनको हम लसिका कहते हैं। जब रुधिर केशिकाओं से होकर रक्त बहता है तब उसका द्रव भाग रुधिर रस कुछ भौतिक क्रिया, रासायनिक प्रक्रिया या शारीरिक प्रतिक्रिया के कारण केशिकाओं की पतली दीवारों के माध्यम से छनकर बाहर आ जाता है। और ये बाहर निकला हुआ जो रुधिर है वो क्या कहलाता है? लसिका कहलाता है। वास्तव में रुधिर ही है, केवल इसमें रुधिर कणों का अभाव होता है, यानी आरबीसीज नहीं होते हैं। लसिका रक्त में से ऑक्सीजन से लेकर शरीर के तंतुओं तक पहुंचाता है। तो ये क्या करता है? लसिका की बॉडी में जो ब्लड है उसमें से ऑक्सीजन को लेगा और बहुत सारे तंतु जो होते हैं उनको ऑक्सीजन पहुंचाएगा और उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। इस प्रकार लसिका वाहिनियों द्वारा शरीर के तंतुओं का पोषण होता रहता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर। प्रोटीन किसके लिए आवश्यक होते हैं? तो नई जो कोशिकाओं की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जब हमारी कोशिकाओं की टूट फूट हो जाती है तब भी आवश्यक होते हैं। तो प्रोटीन के बारे में देखते हैं। प्रोटीन का नाम सर्वप्रथम 1938 में वैज्ञानिक मुल्डर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्रोटीन अपने आप में कार्बनिक यौगिक है जो कि अमीनो अम्लों से बना होता है। प्रोटीन में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन के कुछ प्रकार में फास्फोरस और सल्फर की भी अल्प मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन के कार्य शरीर की वृद्धि विकास, शरीर की क्षतिपूर्ति, रख रखाव के लिए उपयोगी, शरीर में जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है उसके लिए उपयोगी होती है, एंजाइम्स और हार्मोन्स का निर्माण, रोग निरोधक क्षमता को उत्पन्न करने के लिए और विभिन्न क्रियाओं में सहायक होती है। अगला प्रश्न है व्हाई डू फीमेल मॉस्किटोज नीड हाईली न्यूट्रिशियस फूड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। मादा मच्छर जो होती है उसको रक्त के रूप में उच्च पोषण युक्त भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसको जो अपने रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसमें परिपक्व अंडा देने के लिए उसको ऐसा करना पड़ता है जिसके लिए वो रक्त को चूसती है। क्योंकि जो नर मच्छर होता है वो हमेशा फूलों के रस को ही अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है और जो मादा मच्छर होती हैं वो ही रक्त को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। वो ऐसा परिपक्व अंडा देने के उद्देश्य से करती हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत के विषय में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है?
तो यहाँ पहला स्टेटमेंट है पुरानी कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। हाँ, तो सभी कोशिकाओं में यह विशेषता पाई जाती है कि वो विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। दूसरी है सभी सजीव वस्तुएं कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। बिल्कुल सही बात है, सभी जीवों का विकास कोशिकाओं से ही हुआ है। फिर ये स्टेटमेंट जो चौथा है, जीव की संरचना उसके कोशिकीय संगठन पर निर्भर करती है, इसीलिए सभी जीवों में भिन्नता पाई जाती है। और यहाँ जो तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं, तो ये गलत है। अगर ऐसा होता तो सब एक जैसे ही दिखाई देते। थोड़ा देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन और 39 में स्वान ने दिया था। और विभिन्न पादप कोशिकाओं व जंतु कोशिकाओं का अध्ययन कर यह सिद्धांत दिया गया था। इसके अनुसार सभी पादप एवं जंतुओं के शरीर जो है वो कोशिकाओं व उत्पाद से बने होते हैं तथा कोशिकाओं के बाहर पतली परत पाई जाती है जिसे जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका सिद्धांत को निगेली और रेंडोल्फ विर्चॉफ ने 1855 में एक नए सिरे से प्रस्तुत किया था। सभी जीव कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से बने होते हैं। नवीन कोशिकाओं का निर्माण पुनरावृत्ति कोशिकाओं के विभाजन से होता है, यानी कि पुरानी कोशिकाओं से विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनती हैं। कोशिका सजीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है और कोशिका में जीव के आनुवंशिक गुण रहते हैं। हमारी कोशिकाओं में हमारे आनुवंशिक गुण रहते हैं और इसके अलावा प्रत्येक कोशिका जीवन की उद्भव व स्वभाव को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय ऑक्सीडाइज ऑफ। अम्ल वर्षा के ऑक्साइड के क्या कारण है? तो अम्ल वर्षा जो होती है वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का विनाशकारी प्रभाव है। विभिन्न उत्पाद क्रियाओं, उद्योगों, कारखानों, वाहन एवं तेल शोधकों से निकली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है और सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि वायु में घुल जाती हैं। ये गैस अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्लों का निर्माण करती है और जब ये वर्षा होती है तो वायुमंडलीय प्रदूषक जो है मिट्टी, वनस्पति, सतही जल, जलाशयों में बरस जाते हैं और संचित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्षति होती है क्योंकि प्रदूषक अम्लीय होते हैं। अगला प्रश्न है alloys of which of the following metal are used for making aeroplanes and automobiles engine। निम्न में से किस धातु के मिश्र धातु को विमान और ऑटोमोबाइल इंजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो धातु है एल्यूमिनियम। प्रकृति में एल्यूमिनियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन इसके यौगिक काफी मात्रा में मिलते हैं। यह बॉक्साइट, कोरंडम, डायस्पोर, फेल्सपार, अब्रक और केओलिन, क्रायोलाइट आदि के रूप में ये सभी के सभी अयस्क हैं किसके? एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है। ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है जो एल्यूमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। चूंकि यह अयस्क सर्वप्रथम फ्रांस के बॉक्स में पाया गया था इसलिए इसका नाम बॉक्साइट हो गया है। एल्यूमिनियम के उपयोग जो है मिश्र धातु वायुयान मोटर बनाने में होता है और घरेलू बर्तन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तार विद्युत संचालन में लोहा, मैग्नीज आदि धातु के ऑक्साइडों को धातु से अलग करने में, इसके अलावा इसकी परत मिठाई, सिगरेट आदि को लपेटने में भी काम आती है। थर्मिट विधि द्वारा धातु के कुछ ऑक्साइडों को धातु में अवकृत करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जलीय खाद्य श्रृंखला जिसमें क्रेन, पादप प्लवक, टेडपोल और मछली है, उसमें क्रेन की स्थिति क्या होगी? तो यहाँ पर जो पादप प्लवक है ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो ये उत्पादक का कार्य करते हैं। इन पादप प्लवकों को टेडपोल खाते हैं, टेडपोल को मछलियां खाती हैं और मछलियों को खाते हैं क्रेन। इस तरह से पहला नंबर आ जाएगा पादप प्लवक का, दूसरा टेडपोल का, तीसरा मछली का और चौथा क्रेन का। तो यहाँ पौष्टिकता स्तर पर चौथे नंबर पर क्रेन आ जाएगा। Thank you so much for watching the video and subscribe the channel, press the bell icon if you really like the video, comment about the video and share this with your friends. Thank you so much. Have a nice day.